नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ पंचायत में और आज हमारे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर आज़ाद अली। उनसे हम आज बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर और अन्य कई मुद्दों को लेकर। आज़ाद अली जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं कोरोना काल चल रहा है, कहीं न कहीं आरोप लग रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो दिखाए कि उन्होंने अभी तक क्या किया है। कहीं न कहीं उनका जो उत्तराखंड सरकार का मानना है कि अभी तक जो सारे काम किए हैं वो बीजेपी ने किए कोरोना काल में। देखिए, बीजेपी तो एक प्रोपगंडे के तहत चल ही रही है। आज पूरा देश जान भी चुका है बीजेपी की सच्चाई क्या है। और जैसे आपने कहा, कोरोना काल में अगर कुछ दुनिया का भला हुआ है, समाज में असहाय लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का भला हुआ है, तो वह कांग्रेस ने या सामाजिक लोगों ने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ और सिर्फ जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात करी, गरीबों के लिए उनके जनधन खातों में पैसा भेजने की बात करी, वो महज एक सीमित व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। और जो 20 लाख करोड़ वाला मामला है इनका, वो एक सिर्फ हवाबाजी, शोसेबाजी ही कहो उसको, धरातल पे कुछ नहीं है उसका। वो सब कागजों में खाना पूर्ति की जा रही है और उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा, आप देखना आने वाले समय में। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है। आप जानते हैं महेश नेगी जो विधायक है उन पर एक महिला ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वह मामला जो अभी तक अखबार मीडिया के माध्यम से जितना पता लग रहा है उस बारे में, यही लग रहा है कि भाई इनके पुराने संपर्क की महिला है वो इनके, और शायद इनके रिलेशन मन मर्जी के भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस महिला को डरा के, धमका के, दबाव दे के या किसी लालच को देकर ये सब इस तरह का कृत्य किया गया हो। तो इस सब मामले में मेरा मानना है, कम से कम या तो सीबीआई जांच हो, अगर सीबीआई भी ना हो तो एक राज्य के मुख्यमंत्री को एक कोई ऐसा बड़ा पैनल बनाना चाहिए कि इसकी सीबीसीआईडी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाए। क्योंकि आरोप छोटा नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि है, एक विधायक है, और एक विधायक के ऊपर इस तरीके के आरोप लगना और उन आरोपों का यह सिद्ध होना कि यह वाकई में उस महिला तो चैलेंज कर रही है कि भाई आप डीएनए टेस्ट कराइए, तो मेरा मानना है उन विधायक को सामने आना चाहिए और खुलकर यह बात रखनी चाहिए कि हाँ, यह बच्ची अगर उनकी है तो उनको स्वीकार करनी चाहिए, नहीं है तो जो महिला आरोप लगा रही है, अगर उसके आरोप गलत होते हैं तो ऐसी परंपरा को भी बंद करने के लिए उस महिला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा विधायक को इस्तीफा देना चाहिए और इस विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, चाहे सत्ता पार्टी का विधायक है, लेकिन यह आरोप बहुत बड़ा आरोप है। यह ऐसा घटना अगर इस तरीके की एक जनप्रतिनिधि करते रहेंगे तो आम महिला किस नेता के पास, किस व्यक्ति के पास अपने आप को सुरक्षित में। ये 2022 सर पे है और चुनाव की अब तैयारियां शुरू होने लगी हैं और आप कहीं जो है सहसपुर विधानसभा को आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लगता है इस बार कि आप ताल ठोकेंगे 2022 में सहसपुर से? देखिए, मैं एक लोगों के बीच में जितना भी लगभग 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, वह मेरा खुद की इच्छा है। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए या क्षेत्र को उनके जो अधिकार हैं उनको पूरा करने के लिए एक जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए। उसी के तहत मैं सहसपुर विधानसभा को, जैसे आपने बोला, वहाँ पे सेवाएं लगातार दे रहा हूँ। वो आपने अच्छी बात बोली, वहाँ मैं अपनी प्राथमिकता लेकर चलता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैं पूरे जिले में, जैसे कि अभी 2018 में मैंने मेयर के लिए भी दावेदारी की थी, तो पूरे जिले में लगभग 100 के 100 वार्ड जो हैं हर जगह मैंने काम किए हैं और मैं लगातार करते रहता हूँ। और 2022 में अभी समय है, लेकिन 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो 2022 में सहसपुर के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई में अधूरे हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं निश्चित आगे कदम बढ़ाऊँ। क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के, जो आप जनता के लिए खड़ा होना चाहते हैं या ऐसी कौन सा काम है जो जनता के लिए आप सहसपुर में करना चाहते हैं जो आपके लिए सर्वोपरि है? देखिए, सहसपुर विधानसभा नेताओं से लगाकर और जो वहाँ अभी वर्तमान विधायक हैं, इन लोगों ने उसको एक इस तरीके से ले रखा है जैसे सहसपुर विधानसभा लावारिस विधानसभा है। वह घर बैठे भाग्य से कह लीजिए या कांग्रेस के गलत निर्णय की वजह से कह लीजिए विधायक बन जाते हैं। उन्हें विधानसभा सहसपुर के हालातों से कोई किसी तरीके का सरोकार नहीं है। और अगर वहाँ की हम बात करें कि ऐसा कौन सा मुख्य कार्य है, वहाँ पर तो सारे कार्य ऐसे हैं जो विधायक करता ही नहीं है।
वहाँ पर विधायक किसी कार्यों को जिम्मेदारी से लेता ही नहीं है। वहाँ पर आम जन को लगता ही नहीं है कि उनके पास कोई नेता है। सबसे पहले तो क्षेत्र की जनता को यह लगना चाहिए कि उनके पास कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है, कोई ऐसा चेहरा है जिसको अपने दुख दर्द बता सके। तो सबसे पहला तो ये होगा कि वहाँ के लोगों को यह एहसास कराना है कि सहसपुर विधानसभा लावारिस नहीं है, यहाँ पर भी नेता रहते हैं और यहाँ पर भी लोगों की सुनी जाती है। उसको सुनने के लिए एक जब समय आएगा तो उस समय पे हम आगे आकर बताएंगे कि क्षेत्र को। और रही समस्या की बात, वहाँ समस्याएं वहाँ बहुत अनेकों हैं, लेकिन एक मुख्य समस्या वहाँ पर 2016 से लगातार चल रही है कि उस क्षेत्र में एक देहरादून सहजरा रोड पे एक चर्चित विषय उठा था कि यहाँ पर कूड़ा। ग्राउंड को लेकर आपने आंदोलन भी किया काफी वक्त। आप चाहते मतलब आखिर क्या लगता है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड क्यों नहीं होना चाहिए सर? देखिए, वो ट्रेंचिंग ग्राउंड का जो विषय है उसको देहरादून के सहजरा रोड से हटाया गया। क्यों हटाया गया? कि वो आबादी के बीच में था। तो आबादी के बीच से हटाकर सहसपुर और शीशमबाड़ा में अगर उसको ट्रांसफर किया गया है तो वह वहाँ भी आबादी के बीच में है। तो वो हमारा 2016 में भी यही विरोध था कि इसका यहाँ पर शिलान्यास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह गलत निर्णय है। और उस समय जो हमने उस मुद्दे को उठाया था, आवाज उठाई थी, तो आज सबके सामने है कि क्षेत्र सड़ रहा है। वहाँ पर बदबू का आलम इस कदर है कि शाम को लोग वहाँ पर जिस तरीके से खुली सांस ले सकते हैं, खुली सांस भी नहीं ले पाते हैं। जो मेरे पास लोग वहाँ की समस्या बताए थे तो ये बताते हैं कि रात को खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसी बदबू आती है, गंदी बदबू। तो उसको भी हटाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के जो उस वक्त वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय, वो वहाँ से चुनाव लड़े थे सहसपुर से। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं छोटे नेता तैयारियां करते हैं तो जिनका नाम बड़ा होता है वो आकर सीट पर कब्जा कर लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं। तो आप लोगों को, या आप जिस तरह से मेहनत करते हैं ग्राउंड पर, तो उसके बाद इस तरह की जब चीज़ें आप लोगों के साथ होती है तो किस तरह से देखते हैं, और कहीं ना कहीं कितना बड़ा नुकसान जो पार्टी को झेलना पड़ता है? देखिए, गलत टिकट वितरण का ही जो निर्णय सर्वोपरि नेताओं का था, उसी का खामियाजा 2017 में पार्टी ने भुगता है। हम 70 सीटों में से महज 11 सीटों को जीत पाए, और पिछली बारी हम 1-2 सीट के आगे पीछे रहे थे। इतना बड़ा दायरा अगर बढ़ा है तो वह कहीं ना कहीं टिकट वितरण में जो गलत निर्णय लिए जाते हैं, या ये कह लो चापलूस लोगों को उस समय आगे बढ़ा दिया जाता है, या यह कह लो कि कान के कच्चे नेता जब हो जाते हैं तो वो गलत लोगों की राय मशवरा लेकर टिकट वितरण की तरफ हामी भरते हैं। तो उसी का नतीजा यह रहता है कि जो 2017 में कांग्रेस ने भुगता है। पहले चुनाव की आप तैयारी कर रहे थे, फिर पार्टी ने आपको बैठा दिया, आपने कहा था कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप उत्तराखंड में कई ऑप्शन है, जैसे आम आदमी पार्टी है, दूसरा चंद्रशेखर आजाद जो कि एक बड़े नेता बन के उभरे हैं, उनकी आजाद समाज पार्टी है। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस इस बार भी अगर आपको इग्नोर करती है तो आप चुनाव दूसरी पार्टी से भी लड़ेंगे? देखिए, 2022 में इस बार कुछ भी हो सकता है। अभी आप हमसे भी जो सीनियर नेता हैं, हरीश रावत जी, किशोर उपाध्याय जी, ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में कुछ भी हो सकता है। तो समय आने पर बता दिया जाएगा, दिख जाएगा क्या होने वाला है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको छोड़कर एक दूसरे ढर्रे पे जा रही है, कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रही है एक बहुसंख्यक समाज को कि हम भी आपके साथ हैं, जैसे कि बीजेपी अक्सर करती है? देखिए, जो आपने मुस्लिम वोट की बात कही, आज मुस्लिम जागरूक है, और मुस्लिम इतना जागरूक है कि आज मुसलमान को गुमराह करना राजनीतिक पार्टियों के लिए आसान नहीं है। और जिस तरीके से मुस्लिम कहीं ना कहीं मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी की तरफ देखता है, तो इसमें थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इससे भी कांग्रेस पार्टी को पीछे नुकसान हुआ है, क्योंकि जो 100% वोट कांग्रेस के पास होता था वो एक गरीब व्यक्ति का, असहाय व्यक्ति का, और जो कमजोर व्यक्ति होते थे जिनको तलाश होती थी कांग्रेस पार्टी से उनके बहुत सारे क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं वो होंगे, तो ऐसे लोगों का ज्यादा रुचि। दूसरी पार्टियां भी जो प्रदेश में बीजेपी की और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी है और आम आदमी पार्टी इस बार पूरे दमखम से तैयार है। देखिए, जब उत्तराखंड प्रदेश बना तो यहाँ पर एक उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से भी एक पार्टी को जाना जाता था, और उन पार्टी की भी विधायक जीत कर आए और लोगों की सिंपैथी भी थी।
तो जो क्षेत्रीय दल कह सकते हैं या दूसरी अन्य पार्टियां कह सकते हैं, उन वो पार्टियां यहाँ के प्रदेश की जनता के बीच में अपनी जगह नहीं बना पाई। अगर अपनी जगह बना पाती तो शायद निश्चित इस प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति होती। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, आपने आजाद समाज पार्टी का जिक्र किया, आजाद समाज खबर तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं किशोर उपाध्याय, ऐसा मतलब खबर है, ऐसा श्योरिटी नहीं है। देखिए ये सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया में तो अभी कुछ भी चलाया जा सकता है और कई चीज़ें फिर बाद में निकल कर आती हैं कि वह फेक है। कई चीज़ों का आदमी भरोसा कर भी लेता है और कई बार ऐसा होता है कि आदमी भरोसा नहीं करता, बाद में वो सच भी निकल जाता है। तो 2022 में जैसे मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप कांग्रेस और बीजेपी का क्या होता है कि बीजेपी में अगर कोई कलह होती है आपसी तो उसको मैनेज कर लिया जाता है। वहीं जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है, मान लीजिए हरीश रावत है, इंदिरा हृदयेश है या प्रीतम सिंह है, इन लोगों की आपसी कलह जो चुनाव में अक्सर देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी को नुकसान देखने को मिलता है। धन्यवाद करूंगा किशोर उपाध्याय जी का। किशोर उपाध्याय जी ने बहुत अच्छे से एक बीच में इन लोगों को मैनेज करने के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा प्रीतम सिंह जी का भी। उन्होंने जो पार्टी कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया, उसमें उन्होंने हरीश रावत जी को, किशोर उपाध्याय जी को, इंदिरा जी को स्वयं रहकर जितने सीनियर नेता थे उन सबको उस कार्यक्रम में इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक बहुत अच्छा मैसेज गया पूरे प्रदेश में कि भाई पूरी कांग्रेस इकट्ठी है और कांग्रेस पार्टी इकट्ठी रहकर अगर चुनाव लड़ती है तो निश्चित 70 में से 50 सीटें जीतने का कार्य कर सकती है। लेकिन उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं अलग अलग ये लोग कहीं कार्यक्रम में नजर आते दिख रहे हैं, तो उससे अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो मेरा मानना है बड़ा नुकसान जैसे पहले हुआ है आगे भी हो सकता है। उत्तराखंड में आखिर जो अल्पसंख्यक जो मोर्चा है कांग्रेस का, उसको इग्नोर क्यों किया देखिए जाता है? अल्पसंख्यक के हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कई सारे चेहरे हैं और ऐसा नहीं है इग्नोर किया जाता है। हाँ, मोर्चा कह सकते हैं आप कि मोर्चा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है अल्पसंख्यक वाला हमारा प्रदेश का, क्योंकि उसमें शायद प्रदेश की तरफ से जो हमारे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बीच में इस तरीके की कयास लगाए गए थे कि भाई प्रदेश वर्तमान अध्यक्ष हैं जो अल्पसंख्यक के, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो शायद पुराने प्रदेश अध्यक्ष को यह लगा हो कि भाई मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है, इन कारणों से वो बहुत ज़्यादा सक्रिय ना हो। वैसे उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महासचिव बनाया है, तो जब तक एक अच्छी बॉडी नहीं बनती अल्पसंख्यक विभाग की उत्तराखंड में तो निश्चित वह अच्छे से कार्य कर भी नहीं पाएंगे। कहा जाए तो इस बार जो कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष ने बनाई है, कहा जा रहा है कि उससे कई बड़े जो सीनियर नेता है वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। देखिए कार्यकारिणी बनाने का निर्णय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ प्रदेश प्रभारी जी का भी होता है और भी कई चेहरों की वैसे राय मशवरे लिए जाते हैं। तो कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बनाई है बेहतर ही बनाई होगी अपने नज़रिए से, लेकिन इसमें अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र सहसपुर की बात करता हूं तो वहां पर उस समय वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के खिलाफ जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया यह कहकर कि पार्टी को मजबूत करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे चेहरों को जो किसी कारण से नाराज होकर बाहर चले गए थे उनको ज्वाइन कराना तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी में लेना। लेकिन मैं उसका मैंने पहले भी विरोध किया था, मेरा आगे भी विरोध रहेगा। ऐसे व्यक्ति को सीधे ही कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष बना देना एक कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए अहित में है और इससे बड़ा कांग्रेस पार्टी को नुकसान मिला है और आगे मिलने वाला है। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं जो धरातल से जुड़ के काम कर रहे हैं और बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना कष्टकारी होता है? बिल्कुल उनके लिए कष्टकारी होता है। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो अपनी सेटिंग गेटिंग के तहत बड़े कांग्रेस के खिलाफ बड़े नुकसान देकर और फिर बाद में बड़े पद हासिल कर लेते हैं, तो वह कांग्रेस के आला अधिकारियों को आला नेताओं को, हमारे सीनियर नेताओं को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जो अभी हाल ही में कार्यकारिणी बनी, मैंने जैसे अभी बताया कि उसमें 2 लोगों को पद देना कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि वह उस समय जो चुनाव लड़े वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़े। आज हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, मैं उस पर भी यही बात कहना चाहूँगा, अगर 2022 में
कोई व्यक्ति प्रीतम सिंह जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरता है और बाद में अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं और उसके बाद दूसरे अध्यक्ष उनको मेन कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष और महामंत्री ऐसे लोगों को ले लेते हैं, तो ये परंपरा कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को तो पार्टी में लेना भी नहीं चाहिए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक की भी कहीं ना कहीं गरिमा का ध्यान न रखें। कांग्रेसी अपने आप को साबित करने की जो बातें करते रहते हैं वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ अवसरवादी लोग हैं। और ऐसे लोगों आजाद अली जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप। धन्यवाद।